दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी को, जो कि एक लीगल ड्रामा पर बेस्ड है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कोर्ट रूम से होती है, जहां चंद्रशेखर नाम के एक 19 साल के लड़के को अदालत में पेश किया जाता है। असल में चंद्रशेखर के ऊपर एक लड़की को फोर्स करके उसके साथ दुष्कर्म करने का केस था और पिछले 17 दिनों से उसे रिमांड में रखा गया था। ये केस मंगापति नाम के एक आदमी ने किया था, जिसका लॉयर दामोदर कोर्ट में ये कहता है कि इस भारी अपराध के लिए चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर के लॉयर सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंटेशन को कोर्ट में पढ़ देते हैं। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि मानो उन्हें चंद्रशेखर को बचाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, पर ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब यहाँ कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि चंद्रशेखर के केस का फैसला अगली हियरिंग, जो कि 4 दिन बाद होगी, उसमें सुनाया जाएगा। और इसी के साथ एक बार फिर चंद्रशेखर को जेल जाना पड़ता है। अब यहाँ से ये तो क्लियर था कि चंद्रशेखर को सजा होने वाली है। इस बात से चंद्रशेखर के दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनका दोस्त निर्दोष है। इस वजह से वो उसे बचाने का कोई तरीका सोचने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मोहन राव नाम का एक लॉयर है, जो इस तरीके के केस सॉल्व करने में मास्टर है। इस वजह से वो लोग उसकी मदद लेने का सोचते हैं। अब जब वो मोहन राव के असिस्टेंट के पास कॉल करते हैं, तो वो कॉल सूर्या रिसीव करता है। वो उन लोगों को कुछ देर में वहां आने के लिए भी कहता है। असल में सूर्या मोहन राव के अंडर में पिछले 3 सालों से काम कर रहा था एक असिस्टेंट के तौर पर। वो काफी टैलेंटेड तो था, पर उसने आज तक कभी कोई केस नहीं लड़ा था, क्योंकि शायद मोहन राव को उस पर विश्वास नहीं था। खैर, अब सूर्या मोहन राव के पास जाता है और एक केस उसे भी देने के लिए कहता है। इस पर मोहन कहता है कि अगर तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें केस दे दूंगा। पर यहाँ सूर्या उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता, जिससे ये साबित हो जाता है कि वह भी केस लड़ने के काबिल नहीं है। खैर, अब चंद्रशेखर के दोस्त वहाँ आकर सूर्या से मिलते हैं और उसे चंद्रशेखर के केस के बारे में सब कुछ बताते हैं। असल में वो केस पोस्को एक्ट से रिलेटेड था और ये केस तभी फाइल होता है जब कोई इंसान एक माइनर यानी कि 18 साल की उम्र से कम इंसान के साथ कुछ गलत काम कर दे। खैर, अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हम चंद्रशेखर को देख पाते हैं, जो कि अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे भी कमाता है। चंद्रशेखर की फैमिली में उसके माता पिता और उसके एक छोटी बहन होते हैं, जिसमें उसके पिता वॉचमैन का काम किया करते थे, यानी कि उसकी फाइनेंशियली कंडीशन काफी वीक थी। पर चंद्रशेखर के पिता उसे पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया करते थे। हालांकि चंद्रशेखर का कहना था कि जिंदगी पढ़ाई से नहीं बल्कि पैसों से चलती है, और इसी वजह से वो अपने पिता की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। खैर, अब चंद्रशेखर के घर के बगल वाले घर में जबीली नाम की 17 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए आती है, और एक दिन जबीली की नजर चंद्रशेखर पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से चंद्रशेखर का नंबर लेकर उसे रात में फोन भी करती है, पर वो उससे अच्छे से नहीं बल्कि काफी एटीट्यूड में बात कर रही थी। तब चंद्रशेखर भी उसे एक अनजान लड़की समझकर अच्छे से बात नहीं करता। इन सब से जबीली को लगता है कि शायद वो एक अच्छा लड़का नहीं है, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जबीली देखती है कि चंद्रशेखर का नेचर काफी अच्छा है। इस वजह से वो जाकर चंद्रशेखर से माफी मांगती है और धीरे धीरे ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब उन लोगों में काफी बातें भी होने लगती है, पर तभी एक दिन जबीली के मामा उसे रात में किसी से बात करता हुआ देख लेते हैं। असल में जबीली के घर में उसके पिता नहीं थे, इसी वजह से उसका घर उसके मामा मंगापति के कंट्रोल में था। मंगापति एक अमीर आदमी था जिसकी एक राइस मिल थी, और वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए उन्हें झूठे केसेस तक में फंसा देता था, क्योंकि उसकी पहचान कुछ पॉलिटिशियन से भी थी। खैर, अब इन सब के बाद कुछ दिनों तक चंद्रशेखर की बात जबीली से नहीं होती, जिससे चंद्रशेखर काफी टेंशन में आ जाता है। तभी एक दिन जबीली उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके खत्म होने के बाद जबीली उसे सारी बात बताती है। अब यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, क्योंकि कई दिनों
दिनों से बात नहीं हो पाई थी, तो आज एक दूसरे को देखना सुकून जैसा था। तभी यहाँ चंद्रशेखर जबेली को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो उसे काफी पसंद करने लगा था और क्योंकि जबेली भी उसे पसंद करती थी, इसी वजह से वो हाँ कह देती है। अब अगले दिन से जबेली चंद्रशेखर से मिलने के लिए रोज आने लगती है और वो कोचिंग के बाद ग्रुप स्टडीज के नाम पर बस उसी से मिलती थी और कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते जाते हैं। फिर एक दिन चंद्रशेखर उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर भी लेकर आता है, जहाँ उसकी माँ भी जबेली को देखकर काफी खुश होती है। पर चंद्रशेखर ने अपने पिता को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि वो जानता था कि वो काफी गुस्सा करेंगे। इसी तरह से एक दिन जबेली सुबह उसके घर आती है, पर तभी अचानक चंद्रशेखर के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। हालांकि चंद्रशेखर चालाकी से जबेली को एक कमरे में छुपा देता है। फिर थोड़ी देर में मंगापति पुलिस लेकर चंद्रशेखर के घर आ जाता है और वो चंद्रशेखर के पिता से गलत तरह से बात करने लगता है। मंगापति का कहना था कि चंद्रशेखर उसकी भांजी जबेली को अगवा करके अपने घर में लाया है। फिर मंगापति के जोर जोर से चिल्लाने पर जबेली घबरा जाती है और खुद ही बाहर भी आ जाती है। यहाँ जबेली मंगापति से इतना घबरा गई थी कि वो उस समय वहाँ कुछ भी बोल नहीं पाती और मंगापति की बात को सच मान लिया जाता है कि चंद्रशेखर ने जबेली को अगवा किया होगा। फिर चंद्रशेखर के माता पिता चिल्लाते रह जाते हैं कि उनके बेटे ने कुछ भी नहीं किया, पर पुलिस उनकी एक भी बात नहीं सुनती और चंद्रशेखर को अपने साथ ले जा लेती है। वही घर जाकर मंगापति जबेली को मारना शुरू कर देता है, पर तभी उसकी माँ उसे बचाने के लिए आती है। यहाँ मंगापति उस समय काफी गुस्से में था और वही जबेली की माँ उसे कहती है कि वो चंद्रशेखर को वार्निंग देकर छोड़ दे और उस पर कोई केस न करे। पर अब बात तो मंगापति की इज्जत पर आ चुकी थी, इसी वजह से अब वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तुरंत दामोदर नाम के एक लॉयर को हायर करता है और चंद्रशेखर के खिलाफ केस बनवा देता है कि उसने जबेली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। हालांकि जब जबेली को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है तो मंगापति कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। खैर अब इन सब के बाद चंद्रशेखर को पोस्को एक्ट के तहत जेल जाना पड़ता है। वहीं जब चंद्रशेखर के पेरेंट्स को ये सब पता चलता है तो वो काफी डर जाते हैं कि अब उनके बेटे का क्या होगा। तभी एक पुलिस वाला उन्हें कहता है कि अगर उन्हें चंद्रशेखर को बचाना है तो उन्हें एक अच्छा लॉयर ढूंढना होगा, वरना चंद्रशेखर को लंबी सजा होगी और उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तब ये सब सुनकर चंद्रशेखर के घर वाले शिवराम नाम के एक लॉयर को उसका केस लड़ने को कहते हैं, पर जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो मंगापति आकर शिवराम को भी खरीद लेता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से चंद्रशेखर को सजा दिलवाना चाहता था। एक तरह से वो अपने घमंड के नशे में चूर था। फिर जब कोर्ट में हियरिंग होती है तो जबेली के लिए वकील ये कह देता है कि वो अभी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है और अब क्योंकि शिवराम भी बिक चुका था, इसी वजह से वो भी ज्यादा कुछ नहीं कहता। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर अब ये सब हो जाने के बाद चंद्रशेखर को भी लगने लगता है कि शायद वो अब नहीं बच पाएगा, इसी वजह से वो अपने परिवार को याद करके काफी रोता है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और सारी कहानी सुनने के बाद सूर्या समझ जाता है कि चंद्रशेखर को सच में फंसाया जा रहा है। इसी वजह से वो चंद्रशेखर के दोस्तों से कहता है कि मैं शाम को मोहन सर से बात करने के बाद तुम्हें बताता हूँ। फिर जब सूर्या मोहन राव से इस केस के बारे में बताता है तो मोहन कहता है कि इस केस में चंद्रशेखर के बचने के चांसेस काफी कम हैं, इसलिए तुम उन्हें मना कर दो। पर यहाँ सूर्या थोड़ा इंसिस्ट करता है और कहता है कि सर अगर किसी केस में 1% भी चांस हो तो भी हमें उसे चांस देना चाहिए। पर मोहन उसकी बात इग्नोर करके उसे क्लाइंट्स को मना कर देने के लिए कहता है। हालांकि अब यहाँ सूर्या उस केस पर काम करने का मन बना चुका था, इसी वजह से वो अपनी एक फ्रेंड की मदद से एक नकली डॉक्यूमेंट बनवाता है और एज अ लर्निंग लॉयर मोहन राव की तरफ से उस केस को लड़ने के लिए चला जाता है। पर इसके बारे में मोहन राव को कुछ भी पता नहीं था। फिर यहाँ जज उससे पूछते हैं कि आखिर उसने एंड मोमेंट पर इस केस को ज्वाइन क्यों किया, जिस पर सूर्या कहता है कि मंगापति जानबूझकर चंद्रशेखर पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, इसी वजह से मैं सच को सामने लाना चाहता हूँ। इसके बाद वो एक बार मंगापति के द्वारा पेश किए गए सभी एविडेंस को री-इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन मांगता है और उसे देखकर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि वो सभी एविडेंस स्ट्रांगली ये प्रूव नहीं कर रहे कि चंद्रशेखर ही दोषी है। इसलिए वो कोर्ट से सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ वक्त मांगता है, तो कोर्ट भी उसकी बात मानकर सूर्या को कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। फिर इन सब के बाद सूर्या काफी खुश होता है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वो अब चंद्रशेखर को बचा लेगा।
पर ये सब मंगापति से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस वजह से वो अब अपना हुक्म का इक्का चलाने की सोचता है। फिर जब कोर्ट की अगली हियरिंग होती है तब मंगापति कोर्ट के सामने एक ऐसा एविडेंस पेश करता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। असल में उसने एविडेंस के तौर पर एक वीडियो पेश की थी जिसमें जबेली और चंद्रशेखर एक रूम में अकेले जा रहे होते हैं और फिर उसके 16 मिनट बाद वो रूम से बाहर आते हैं। इन सब के बाद कोर्ट एक बार फिर एडजर्न हो जाती है और यह मंगापति कोर्ट से बाहर आकर सूर्या से कहता है कि मेरे पास पूरी एक स्टोरी है, जिससे अब यह साफ हो गया है कि पहले चंद्रशेखर ने अपने दोस्त के साथ मेडिकल शॉप से प्रोडक्शन खरीदा और उसके बाद उसने जबेली के साथ दुष्कर्म किया और अब कोई भी मुझे चंद्रशेखर को सजा दिलवाने से रोक नहीं सकता। तब यहाँ पर सूर्या को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। इस वजह से वो चंद्रशेखर का केस लड़ने से मना कर देता है। पर तभी चंद्रशेखर के परिवार वाले उसके सामने जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि अगर उसने उनका केस छोड़ दिया तो वो लोग कहाँ जाएंगे और चंद्रशेखर को कोई बचा नहीं पाएगा। तब चंद्रशेखर के माता पिता की हालत देखकर सूर्या मान जाता है और फिर वो और भी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद यहाँ से कहानी एक और बार पास्ट में जाती है जब जबेली और चंद्रशेखर एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। उस समय एक दिन जबेली चंद्रशेखर को बताती है कि उसे अपने एक रिलेटिव की शादी में कुछ दिनों के लिए जाना है, इसी वजह से वो उससे मिलने नहीं आ पाएगी। पर अब क्योंकि उस समय उनका प्यार परवान चढ़ रहा था, इस वजह से चंद्रशेखर अपने आप को रोक नहीं पाता और जबेली के रिलेटिव के घर उससे मिलने चला जाता है। तब यहाँ जबेली उसे बिना किसी की नजर में आए एक रूम में लेकर जाती है और ये सब कुछ वहाँ लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर जब शादी की सभी फुटेज चेक होती है तब मंगापति ये सब देख लेता है और अब वो चंद्रशेखर को फॉलो करने के लिए अपने लोग लगवा देता है। इसके बाद एक दिन जब चंद्रशेखर का दोस्त एक मेडिकल शॉप से प्रोटेक्शन खरीद रहा होता है तो वो उसकी एक फोटो निकलवा लेता है। इसी तरह से एक और दिन जब चंद्रशेखर जबेली को बस से उतार कर अपनी बाइक पर ले जा रहा होता है तब भी वो उसकी फोटो निकलवा लेता है और इसी तरह से एक नकली स्टोरी क्रिएट करता है क्योंकि वो चंद्रशेखर को सबक सिखाना चाहता था। यानी उसने एक तरह से अलग अलग दिन की फुटेज मिलाकर एक स्टोरी तैयार कर ली थी। खैर अब दूसरी तरफ सूर्या के काफी टाइम से अपने काम पर न आने की वजह से मोहन राव को उस पर शक होता है, इसलिए वो अपने दोस्त से उसके बारे में पता करवाता है। फिर जब उसे पता चलता है कि सूर्या उसके नाम से एक केस लड़ रहा है तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ मोहन उसे कहता है कि उसमें जरा भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम किसी भी काम को बिना पूरा किए बस ऐसे ही छोड़ देते हो और ये तुम्हारी आदत बन गई है। यही वजह है कि मैं तुम्हें कोई भी केस नहीं देता, पर अब अगर तुमने ये केस लिया है तो उसे अच्छे से लड़ना। ये सब सुनने के बाद सूर्या काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है क्योंकि अब उसे उसका सर का सपोर्ट भी मिल रहा था। फिर वो अब अपने केस पर और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। अब जब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होती है तब सूर्या कोर्ट में कहता है कि इस वीडियो को देखकर सभी को ऐसा लग रहा है कि शायद उस घर में उन लोगों के बीच में कुछ गलत हुआ होगा, पर ये तो बस जबेली और चंद्रशेखर को ही पता है कि वहाँ असल में हुआ क्या। इसी वजह से वो जबेली की स्टेटमेंट लेने के लिए उसे कोर्ट लाने के लिए कहता है, पर उसी वक्त जबेली का डॉक्टर कहता है कि उसकी मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे कोर्ट में नहीं ला सकते। और इस सब की वजह से चंद्रशेखर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली जाती है और कोर्ट एक बार फिर एडजर्न हो जाती है। इन सब के बाद मंगापति समझ चुका था कि उसे आज नहीं तो कल जबेली को कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए लेकर जाना ही होगा। इसी वजह से वो तुरंत घर आकर जबेली की माँ से कहता है कि जबेली को कोर्ट में ये कहना होगा कि उस लड़के चंद्रशेखर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, वरना वो माँ और बेटे को जान से मार देगा। वहीं दूसरी तरफ जब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होती है तो इस बार सूर्या उस डॉक्टर को टारगेट करता है और किसी तरह से ये प्रूफ कर देता है कि डॉक्टर की सभी रिपोर्ट्स नकली हैं, यानी कि जबेली की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक है और ये लोग उसे कोर्ट में लाना नहीं चाहते। साथ ही वो ये भी कहता है कि डॉक्टर बस किसी तरह से बातें घुमाकर कोर्ट को गुमराह कर रहा है, जिस पर जज बाद में पेनल्टी लगा देते हैं और फिर वो कोर्ट में जबेली को आने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद शाम को जबेली रोते हुए अपनी माँ के पास आती है और उन्हें उस दिन उस कमरे में क्या क्या हुआ ये सब बताकर रोने लगती है। साथ ही वो उनके पैरों में गिर जाती है। यहाँ तब उसकी माँ उसे संभालती है और फिर अगले दिन कोर्ट लेकर आती है। आज सभी लोग जबेली के बयान का वेट कर रहे होते हैं, जहां वो बताते कि उस दिन घर में शादी थी, इसी वजह से चंद्रशेखर और वो भी शादी करने की एक्टिंग कर रहे थे और वो ये
देख रहे थे कि आखिर शादी के फेरे लेते वक्त कैसा लगता है। इसके अलावा उनके बीच रूम में कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये सब सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मंगापति भी उसे बहुत गुस्से में देख रहा था कि इसने मेरी बात नहीं मानी। पर जबेली चंद्रशेखर से बहुत प्यार करती थी तो आखिर वो उसे फंसा कैसे सकती थी। अब क्योंकि चंद्रशेखर का स्टेटमेंट और जबेली का स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हो रहा था और दोनों सच बोल रहे थे, इसी वजह से चंद्रशेखर को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पर मंगापति और दामोदर पर चंद्रशेखर को झूठे केस में फंसाने के जुर्म में उन्हें जेल हो जाती है। फिर यह केस जीतते चंद्रशेखर सूर्या को गले लगा लेता है, क्योंकि अगर आज वो ना होता तो चंद्रशेखर जेल से बाहर ना आ पाता। फिर सूर्या चंद्रशेखर को समझाता है कि क्या अब उसे समझ आया कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। आजकल के वक्त में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तब ये सारी बातें चंद्रशेखर को भी अच्छे से समझ आ चुकी थी, क्योंकि उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक मिला था। इन सब के बाद चंद्रशेखर अपनी सभी नौकरियों को छोड़ देता है और पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो और जबेली अब भी साथ होते हैं और अब वो दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी बहुत ही जबरदस्त है, जो आपको कहीं ना कहीं हुक करके रखती है और थोड़ी भी देर के लिए बोर होने नहीं देती। बाकी इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।